मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो आज है, कल जो है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज अपन इसके सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। कल आपको मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। कल अपन ने बात करी थी अभिक्रिया के वेग की, क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। ये मैंने बताया था, कहा था प्लस माइनस dc अपॉन dt। ये सांद्रता में परिवर्तन और ये परिवर्तन में लगा समय। अब ये प्लस किसके रेस्पेक्ट में, उत्पादों के रेस्पेक्ट में। अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो प्लस धनात्मक सिंबल यूज में करेंगे, और अगर अभिकारकों के रेस्पेक्ट में अपन अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तब ऋणात्मक सिंबल यूज करेंगे। ये मैं आपको कल बता चुका था। इसकी यूनिट सांद्रता इनटू समय इनवर्स, सांद्रता को मोल पर लीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त करने पर आपको मैं यूनिट बता चुका था। उसके बाद में मैंने आरेख बताया था, सांद्रता समय आरेख। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। फिर मैंने बताया था अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में चरघातांकी रूप से घटता है और फिर मध्य में धीमी गति से और लास्ट में जाकर के स्थिर हो जाता है। आरेख अनंत स्पर्शित था, तो एक अभिक्रिया को संपन्न होने में अनंत समय लगता है। फिर उसके बाद में मैंने एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग की बात करी थी। एक निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस सांद्रता परिवर्तन में समय अंतराल का भाग दे करके अपन क्या ज्ञात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग। फिर अपन ने इंस्टेंटेनियस रेट की बात करी थी, तात्क्षणिक वेग की। किसी निश्चित क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट। यह अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है और अभिक्रिया की मैकेनिज्म या क्रियाविधि के निर्धारण में इसी का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा था सांद्रता समय आरेख पर किसी बिंदु P पर बताया था, इंस्टेंटेनियस रेट ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श रेखा का ढाल जो tan थीटा होता है वही क्या होता है, वहां का तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद में अपन ने बात करी थी इनिशियल रेट की, या मैं कहूं प्रारंभिक वेग। अभिक्रिया का प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 समय पर जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। आरेख बना करके भी मैंने आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्रीय संबंध। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन, या फिर अपन इसको कहें अभिक्रिया का वेग एवं स्टोइकियोमेट्रीय संबंध। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण क्या होती है। स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण, कोई भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण की अपन बात करें और वह समीकरण, वह इक्वेशन यदि बैलेंस्ड होती है तो उस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण। तो अपन क्या कह देंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो संतुलित समीकरण होती है उस संतुलित समीकरण को ही अपन कौन सी समीकरण कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रीय इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण है। कैसी समीकरण है, संतुलित। कैसी समीकरण है, बैलेंस्ड समीकरण होनी
चाहिए। उस बैलेंस्ड समीकरण को ही अपन क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिय इक्वेशन या रस समीकरण, मितीय समीकरण कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, रस समीकरण, मितीय समीकरण क्या कहेंगे, रस समीकरण, मितीय समीकरण। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब दूसरी चीज मैं बताऊंगा इसमें आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिय गुणांक, इसको क्या कहते हैं अपन, कोफिशिएंट। ये इसको क्या कहेंगे अपन, रस समीकरण, मितीय गुणांक। किसे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों से पहले जो संख्याएं लिखी हुई रहती है वही संख्याएं क्या कहलाती है, रस समीकरण, मितीय गुणांक कहलाती है। जैसे ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट, ये यहां पर मैंने क्या लिखा, 2, तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण, मितीय गुणांक। जैसे 2a + 3b = 4c प्लस ये d, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाती है। ये चीज सबको क्लियर हुई। यहां पर मैंने आपको दो ही चीजें बताई है, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण का मतलब बैलेंस्ड समीकरण, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब बैलेंस्ड समीकरण में जो अभिकारकों और उत्पादों से पहले जो संख्याएं लिखी रहती है, जो नंबर ऑफ मोल्स को शो करती है, किसको, मोलों की संख्या को ये शो करती है, इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो यहां पर मैं अभी दो ही चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करा है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो अब अपन बात करते हैं जैसे कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों इनके क्या समान है, रस समीकरण, मितीय गुणांक। ये क्या है, रस समीकरण, मितीय गुणांक क्या है, इनके अभिकारकों और उत्पादों के समान। अभिकारकों और उत्पादों के रस समीकरण, मितीय गुणांक क्या है, समान। क्लियर हुई बात सभी को। जैसे मैं ऐसी समीकरण लिखूं, a + b, ये क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं c + d। अब अपन को दिख रहा है यहां पर 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर अभिकारकों और उत्पादों के रस समीकरण, मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, समान है। ऐसी रासायनिक समीकरण का जब अपन वेग ज्ञात करते हैं तो यह वेग अभिकारकों की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है और उत्पादों की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसके समान होता है। जैसे मैं लिखूं यहां पर, इसका वेग क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कैसा होगा, कमी। कौन सा सिंबल यूज करेंगे यहां पर वेग के लिए, ऋणात्मक। तो यहां पर वेग क्या हो जाएगा, -dA/dt। यह अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, ये अभिकारकों की सांद्रता में ऋणात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन को दर्शाने के लिए माइनस का सिंबल, dB/dt। अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, ये धनात्मक आएगा यहां पर, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक परिवर्तन आएगा। अब ये अभिक्रिया का वेग जो है वो जो एक ही सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है उसके बराबर होगा समस्त अभिक्रिया का वेग।
B की सांद्रता में जो ऋणात्मक परिवर्तन होता है उसके बराबर, या C की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है वो होगा, या D की सांद्रता में जो समय के साथ परिवर्तन होता है वो होगा। मतलब मैं ऐसे बोलूं, जब भी कोई अभिक्रिया संतुलित होती है तो उसमें किसी एक अभिकारक या फिर एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन कर लें, कि सांद्रता में समय के साथ, जैसे एक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करा, तो बताओ ये क्या ज्ञात हो गया, एक संपूर्ण अभिक्रिया का वेग हमें क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ी समीकरण जिसमें ये अभिकारक और ये उत्पाद, कैसे केवल एक अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करके, सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करके क्या ज्ञात कर लेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। चाहे एक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग ज्ञात होगा। बी की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ अध्ययन करेंगे, क्या संपूर्ण अभिक्रिया का वेग ज्ञात होगा। सी की सांद्रता में परिवर्तन का समय के साथ अध्ययन करेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग ज्ञात होगा। डी की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन समय के साथ करने पर संपूर्ण अभिक्रिया का वेग ज्ञात होगा। तो अपन कह सकते हैं यहां पर अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के क्या है, इक्वल है या समान है। ये क्लियर हुई सभी को। मैंने इतना बताया है, स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण संतुलित समीकरण, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों से पहले जो संख्याएं लिखी रहती है वो कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या गुणांक। फिर मैंने एक अभिक्रिया लिखी जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के गुणांक क्या है, समान है। ऐसे अभिक्रिया में अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के क्या होता है, बराबर होता है। ए और बी के विलुप्त होने की दर सी और डी के बनने की दर के क्या है, समान। विलुप्त होने का मतलब ये क्रिया करके ये उत्पाद बनाएंगे तो ये तो विलुप्त होंगे और ये क्या होंगे, यहां पर इनका फॉर्मेशन होगा या ये बनेंगे। पहली बात किसके लिए हुई, रस समीकरण क्या हो, गुणांक क्या हो, समान। अब अपन बात करते हैं यदि रस समीकरण गुणांक क्या हो, समान नहीं हो। जैसे ये अभिक्रिया है 2A, ये क्रिया करके C प्लस डी क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। यानी अभिक्रिया के रस समीकरण गुणांक क्या है, समान नहीं है। ऐसी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए जो रस समीकरण गुणांक होते हैं उनका भाग लगा दिया जाता है। क्या करा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भाग दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यहां पर अभिक्रिया का वेग मैंने क्या कहा, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अभिकारकों और उत्पादों के समान नहीं हो तब रस समीकरण गुणांकों का भाग लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है, वो इस रिएक्शन में अपन देख रहे हैं। वेग क्या होगा, ये अभिकारक हैं, इनकी सांद्रता में परिवर्तन कैसा होगा, ऋणात्मक। लेकिन रस समीकरण गुणांक का क्या लगाएंगे, भाग। बताओ 2 है रस समीकरण गुणांक, 2 का क्या लगा दिया यहां पर, भाग। वेग क्या हो जाएगा, dA/dt। क्लियर हुई ये बात सभी को। इसी प्रकार यहां पर ये क्या है, उत्पाद क्या हो जाएगा, वेग dC/dt, dD/dt। क्लियर हुई। अब इसमें क्या है, रस समीकरण गुणांक समान नहीं है। ऐसे विक्रियाओं में अपन क्या करेंगे, उनके रस समीकरण गुणांकों का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ये चीज सबको क्लियर हुई। इसमें क्या है, पहली कंडीशन में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, समान। यहां पर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहां पर समान नहीं है। और जब रस समीकरण गुणांक समान नहीं होते हैं तो उनका क्या लगा देते हैं अपन, रस समीकरण गुणांकों का भाग लगा देते हैं। इस समीकरण का मतलब ये है, एक के ए जो विलुप्त हो रहा है और ये सी और डी बन रहे हैं, एक के विलुप्त होने की दर सी और डी के बनने की दर की दुगुनी है। जैसे
इसके दो अणु विलुप्त होंगे तो एक सी और एक डी बनेगा, या इसके दो मोल विलुप्त होने पर एक मोल सी और एक मोल डी बनेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये एक मोल बनेंगे तो ये कितने मोल विलुप्त होंगे, दो मोल विलुप्त होंगे, अर्थात एक के विलुप्त होने की दर सी और डी के बनने की दर के क्या है, दुगुनी है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन इसी प्रकार जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग, जैसे BrO3 Br5 Br- ये एक्वाटिक है जलीय, BrO3 माइनस ये भी क्या है, एक्वाटिक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको जलीय है, और 6H प्लस ये भी एक्वाटिक है, ये बनाते हैं 6Br2, ये गैसेस फॉर्म में है, और 3H2O ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है ये बात सभी को यहां पर। अब इस अभिक्रिया के अपन क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग आप सभी जानते हो, अभिक्रिया का वेग क्या रस समीकरण मितीय गुणांक इसके समान है क्या, नहीं है, तो रस समीकरण मितीय गुणांकों का क्या लगेगा, यहां पर भाग लगेगा, क्या हो जाएगा, रस समीकरण मितीय गुणांक 1/5 dBr माइनस अपॉन dt बराबर, विकारक है ये भी, माइनस गुणांक है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखना है, dBrO3 माइनस अपॉन dt क्या हो जाएगा वेग, बराबर -1/6, 6 है रस समीकरण मितीय गुणांक, तो 6 का भाग dH प्लस अपॉन dt बराबर कितने हैं, 1/6, उत्पाद है तो प्लस आएगा, dBr2 अपॉन dt कितने हैं 3, तो 1/3 dH2O अपॉन dt। तो ये दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा करके समझा चुका हूं सभी को अच्छी तरह से कि ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं उनका क्या लगता है, भाग लगता है, ये क्या है 1/3 dH2O अपॉन dt। क्लियर हुआ सभी को ये। अब अपन आगे बात करेंगे, ये चीज मैंने क्लियर करवा दी है आपको किसके बारे में, अभिक्रिया का वेग और रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री में संबंध। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या बताया, स्टोइकियोमेट्री समीकरण अभिक्रिया की बैलेंस समीकरण ही क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्री समीकरण। गुणांक बैलेंस समीकरण में जो अभिकारकों और उत्पादों से पहले जो नंबर्स हैं, जो मोलों की संख्या को दर्शाते हैं, वही क्या है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। फिर मैंने क्या बताया, कोई अभिक्रिया है जिसके स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है, समान, उसके अभिकारकों के विलुप्त होने की दर उत्पादों के बनने की दर के क्या है, बराबर है, उसका वेग अपन लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया, स्टोइकियोमेट्री गुणांक समान नहीं हो तो क्या कर दो, स्टोइकियोमेट्री गुणांक का क्या लगा देना है, अपने को भाग लगा देना है। तो अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल करके आती है कि कोई भी समीकरण जब स्टोइकियोमेट्री रूप से संतुलित होती है, उस समीकरण में अपन केवल एक अभिकारक या फिर केवल एक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन समय के साथ करके संपूर्ण अभिक्रिया का वेग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसी अभिक्रिया में देख सकते हो आप, इस Br माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन अगर समय के साथ कर लिया तो अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। इनकी जरूरत ही नहीं है अपने, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन किसके साथ, समय के साथ करने पर क्या ज्ञात हो जाएगा, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग। ये नहीं है तो चाहे इसकी ज्ञात कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, संपूर्ण अभिक्रिया का वेग हमें ज्ञात हो जाएगा। किसी एक अभिकारक, संपूर्ण अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन समय के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक अभिकारक, केवल एक या फिर केवल एक उत्पाद की सांद्रता में समय परिवर्तन के साथ क्या करेंगे, अध्ययन, और संपूर्ण अभिक्रिया का वेग, ये संपूर्ण अभिक्रिया का वेग है यहाँ पर, इसी से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इनकी अपने को जरूरत नहीं होगी। क्लियर हुई ये बात सभी को। चलो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट आगे वाले की टॉपिक की बात करते हैं। ये बात समझ में आई सभी को।
तो ये बात हुई। अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करेंगे और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पर पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये नियम क्या कहता है? कल भी मैंने बताया था, निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। मैं यहां पर लिखता हूं, निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के गुणनफल, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल को की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्या कहता है? डेफिनेट टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे अपन एक अभिक्रिया की बात करते हैं, यह है अभिक्रिया ए और इससे बन रहा है उत्पाद बी। किसी निश्चित समय पर और निश्चित ताप पर अभिकारक ए की सांद्रता क्या है? Ca है। क्लियर हुई बात? तो अभिक्रिया का वेग, यहां पर अपन अभिक्रिया वेग को लिख देते। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? वेग मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, dx/dt। देखो अपन अभिक्रिया वेग इतनी देर लिख रहे थे dc/dt प्लस माइनस, ये अभिक्रिया का वेग लिख रहे थे। क्लियर है सभी को? यहां पर प्लस किसको दर्शाता है? उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय। माइनस किसको दर्शाता है? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। और ये dx वही तो है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। जब जब प्लस नहीं, अभिक्रिया वेग तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये भी क्या है? वेग ही। और जब ये वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता है, वेग हमेशा क्या होता है? धनात्मक ही होता है। ये ऋणात्मक सिंबल तो किसके लिए आता है? अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? कम, यानी उनमें जो कमी होती है उसको दर्शाने के लिए क्या आता है? माइनस सिंबल आता है। वेग ऋणात्मक नहीं होता, कमी को दर्शाने के लिए। तो ये भी क्या होता है? अभिक्रिया का वेग ही होता है। सांद्रता में परिवर्तन dx से भी अपन इसको शो कर देते हैं और इस परिवर्तन में लगा समय। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग, यह है अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के समानुपाती। तो सांद्रता अभिकारकों की क्या है यहां पर? Ca। तो ये अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? Ca के समानुपाती होगा। क्लियर हुई बात? आप सभी जानते हो, जब जब समानुपाती चिन्ह, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? dx/dt बराबर Kca। के क्या है? एक स्थिरांक है, एक समानुपाती स्थिरांक है जो क्रियाकारकों की प्रकृति, क्रियाकारकों की प्रकृति
एवं ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। कि क्या होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, या वेग स्थिरांक होगा, या वेग नियतांक होगा, या वेग गुणांक होगा। वेग स्थिरांक भी कह देते हैं इसको, वेग नियतांक कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं वेग गुणांक, या इसको क्या कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी इसको अपन बोल सकते हैं। चलो इसको क्या बोल सकते हैं अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी अपन कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉर्मल सी बात है। द्रव्य अनुपात अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में क्या संबंध है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर इतना सा वेग को अपन dx/dt से भी लिख सकते हैं, इससे भी अपन लिख सकते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती। तो क्रियाकारकों की सांद्रता क्या है Ca, बता दिया। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt इनकी सांद्रता के गुणनफल के क्या है समानुपाती है। समानुपाती से हटाएंगे क्या आएगा, के क्या है स्थिरांक है, जिसको क्या कहते हैं वेग नियतांक, वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको वेग नियतांक भी कहते हैं, वेग गुणांक भी कहते हैं और विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, जो कि क्रियाकारकों की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। यहां पर मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है वेग नियतांक या ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया है, और ये क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है वेग, और ये वेग इसको क्या कहते हैं वेग, ये स्थिरांक है, वेग नियतांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग जो ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर हुई ये बात। अब अपन जैसे वेग नियतांक को परिभाषित करने के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं, ये है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ए बी और ये सी, ये मिलकर बना रहे हैं उत्पाद, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं उत्पाद। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होता है dx/dt किसके समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। तो क्रियाकारक ये एक की सांद्रता को दर्शाने के लिए बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक ये किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है सांद्रता को। किसको दर्शाता है सांद्रता को। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। तो ये बी की सांद्रता और ये सी की सांद्रता इनके गुणनफल के समानुपाती। आपको ध्यान हो तो सांद्रता पदों से पहले जो संख्याएं आती है वो घातांकों के रूप में लगती है। ये 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं। जो रस समीकरणीय गुणांक होते हैं, जो मोलों की संख्या अणुओं की संख्या होती है, वो सांद्रता पदों पर किस रूप में आती है घातांकों के रूप में आती है। तो क्या लगाएंगे a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। ये है रस समीकरणीय गुणांक, ये है क्या है रस समीकरणीय गुणांक। जैसे स्मॉल a यानी ये एक के बड़े a के मोलों की संख्या स्मॉल a, तो ये है रस समीकरणीय गुणांक। ये एक की सांद्रता मैंने लिखी है और इससे पहले जो संख्या होती है वो किस रूप में आती है घातांकों के रूप में। ये अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में 11th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं, और नहीं भी आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बता दिया। सांद्रता पदों से पहले जो संख्याएं लिखी रहती है या उनको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो सांद्रता पदों पर घातांकों के रूप में लगा दिए जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को। यह है अभिक्रिया का वेग। क्या या फिर वेग को क्या लिख सकते हैं अपन dx/dt बराबर के सभी जानते हो। वेग नियतांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की प्रकृति और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। क्लियर हुई। अब यहां पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या dx/dt के, ये क्या है सांद्रता, सांद्रता पर घातांक क्या है a, और ये क्या है सांद्रता, और ये सांद्रता पर घातांक क्या है
बी, ये क्या है सांद्रता, और ये सांद्रता पर घातांक क्या है सी। तो ये सांद्रता पदों पर सभी की सभी क्या है घातांक है। या फिर इसको लिख दो ए बी, और ये क्या लिखा मैंने सी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस सांद्रता पदों पर ये क्या है घातांक। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं यदि समस्त अभिकारकों की सांद्रता समान हो तथा इकाई के तुल्य हो। कौन सी कंडीशन, a की पावर a बराबर b की पावर b बराबर c की पावर c, सभी क्या है समान और किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर k। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई किसकी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की। ये तो क्या है कि तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और ये क्या है यहां पर, ये क्या है अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग के क्या है समान, कब, जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता समान एवं इकाई हो। उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है वही किसके बराबर होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी विशिष्ट अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाती है। तो ऑल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर यूनिट, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज सबको क्लियर हुई या नहीं हुई। किसे कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया वेग के बराबर है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाती है, इकाई हो जाती है। तो सभी को विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखनी आनी चाहिए। वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाती है, इकाई। और अभिक्रिया, ये जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है इसके मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। इसके मात्रक किस पर निर्भर करते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मात्रक किस पर निर्भर करते हैं, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं, कोटि पर निर्भर करते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग के जो मात्रक हैं वो अभिक्रिया वेग की कोटि पर निर्भर करते हैं। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई। और अभिक्रिया की कोटि, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है वो किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि के ऊपर निर्भर करता है। इसके मात्रक किस पर निर्भर करेंगे, अभिक्रिया की कोटि पर। किस पर, अभिक्रिया की कोटि। जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ी है उसके बारे में अपन विचार करेंगे इसके जस्ट अगले टॉपिक में। तो ये चीज सबको क्लियर हुई। अब अपन, क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की। इस वेग नियतांक की इकाइयां होगी, रेट कांस्टेंट की, या जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है इसको वेग नियतांक भी कहते हैं या वेग स्थिरांक भी कहते हैं। इसकी इकाई के है वेग नियतांक, वेग गुणांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसकी क्या पढ़ेंगे आप, इकाइयां अपन पढ़ेंगे। ये क्लियर हुई सभी को। अब मैं इसको हटाता हूं। वेग नियतांक इकाइयां,
क्या पढ़ेंगे अपन, वेग नियतांक की इकाइयां। जैसे कोई अभिक्रिया है ए बी सी, क्या बन रहा है यहां पर, उत्पाद। कोई रासायनिक सामान्य अभिक्रिया है, ये अभिकारक है, ये क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, यहां पर उत्पादों का। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग आप सभी जानते हो, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे इस परिवर्तन में लगा समय, dc अपॉन dt। अब क्लियर है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब किसकी सांद्रता में परिवर्तन को शो कर रहा है, अभिकारकों की। अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है, कमी, और उसका मी को दर्शाने के लिए अपन कौन सा सिंबल यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक सिंबल प्रयुक्त करते हैं। क्या लिखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे इस परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब इसको सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या है सांद्रता, नीचे क्या है समय, तो सांद्रता इनटू समय इनवर्स, ये समीकरण हुई एक। तो ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का वेग माइनस dc अपॉन dt अभिकारकों के रिस्पेक्ट में लिखा है, क्या होता है कि सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, ये लिखा सांद्रता इनटू समय इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। तो या फिर लिखे अपन अभिक्रिया का वेग, ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt, इनकी सांद्रता के समानुपाती, और समानुपाती चिन्ह हटाए क्या आएगा, स्थिरांक। क्या लिखूं यहां पर, एक की सांद्रता में परिवर्तन और इसका रस समीकरणितीय गुणांक घातांक के रूप में, b की सांद्रता में परिवर्तन, इसका रस समीकरणितीय गुणांक घातांक, और c की सांद्रता में परिवर्तन और इसका रस समीकरणितीय गुणांक, इसकी घातांक के रूप में अपन ने यहां पर प्रयुक्त किया है या लगाया है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन यहां पर इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो एक सामान्य अपन एक जनरल रिएक्शन लिखी है और इस रिएक्शन का वेग सांद्रता इनटू समय, ये लिखा है मैंने। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेग क्या है dx अपॉन dt के, क्या है यहां पर सांद्रता है और क्या है सांद्रता, b की सांद्रता है, क्या है यहां पर ये सांद्रता है, ये a घातांक, ये b और ये c। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या लिख सकते हैं, वेग dx अपॉन dt के सांद्रता a प्लस b प्लस c। क्लियर हुई बात सभी को, ये अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt इक्वल टू k और सांद्रता की पावर n, यहां n बराबर a प्लस b प्लस c, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। चलो इसको दे दे अपन समीकरण नंबर 2 और यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या मान, यहां पर ये दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस समीकरणों से अपने को क्या मान प्राप्त होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये अपने को है k, सांद्रता की पावर क्या है n, और पहला समीकरण क्या था, सांद्रता इनटू समय इनवर्स। क्लियर है सभी को। देखो मैंने समीकरण 1 ही क्या है, अभिक्रिया का वेग है, और ये समीकरण b भी क्या है, अभिक्रिया का वेग। क्या है ये b, अभिक्रिया का वेग। मैंने कहा अभिक्रिया का वेग dc अपॉन dt सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय क्या होगा, सांद्रता इनटू समय इनवर्स होगा। अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से भी अपन दर्शा सकते हैं, बता चुका हूं मैं।
और ये क्या है, सांद्रता सांद्रता सांद्रता, तो ये लिखी मैंने सांद्रता। आधार समान है तो बातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और इनको क्या मान लिया अपन ने, ये अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, इसको मान लिया मैंने n, तो इसको ये लिखा। तो पहला समीकरण भी क्या है, विक्रिया का वेग, दूसरा समीकरण भी क्या है, विक्रिया का वेग, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। इन दोनों को मैंने क्या लिखा है, बराबर लिखा है। क्लियर है ये बात सभी को? क्या लिख सकते हैं अपन, क्या ज्ञात कर रहे हैं, वेग नियतांक की इकाइयां। क्या है वेग नियतांक के, क्या होगी इसकी इकाई, सांद्रता बट्टे सांद्रता की पावर n इंटू समय का इनवर्स। इसको मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, इसी वैल्यू को। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या अपन, k इजिकल टू सांद्रता, ये ऊपर जाएगी तो ये घातांक किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसके ऊपर कितनी घातांक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक, और नीचे वाली ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ये क्या है, समय इनवर्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सांद्रता को मोल प्रति लीटर एवं समय को सेकंड में व्यक्त करने पर, सांद्रता की जगह क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। क्लियर है? 1 माइनस एन, समय को क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स में करने पर। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये अपने को प्राप्त हुई वेग नियतांक की इकाइयां। ये समीकरण अपने को क्या रखना है, याद रखना है। इस समीकरण से अपन वेग नियतांक की इकाइयां ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन वो ज्ञात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीज क्लियर हुई सभी को, वेग नियतांक और उसकी इकाइयां। ये एक जनरली समीकरण लिखिए, इसका वेग, विक्रिया का वेग माइनस डीसी अपॉन डीटी, सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता इनटू समय इनवर्स। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये सोल्व करके नीचे अपन लिख सकते हैं। और ये दो अभिक्रिया का वेग और ये भी अभिक्रिया का वेग क्या है, दोनों बराबर, तो दोनों को क्या करा, बराबर, ये ज्ञात करना है। और इसको सोल्व करने पर अपने को ये प्राप्त हुआ। इससे अपन प्रत्येक अभिक्रिया के वेग की यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।